नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम के बारे में। या आप कह लो कि अभी जो सऊदी अरेबिया के लिए सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वही आगे चल करके सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। देखो, जब आप मिडिल ईस्ट को देखते हो तो दो कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर है मिडिल ईस्ट में, जहां पर एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया। अब इन दोनों कंट्रीज को, जैसे आप ईरान को जानते हो उसकी मिलिट्री के लिए या उसको एक मिलिट्री पावर की तरह देखा जाता है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, या एक बहुत बड़ा इस्लामिक पावर की तरह देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को आज की डेट में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की तरह देखा जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर में। और इकोनॉमी की तरह देखा जाना सही भी है बिकॉज आप सबको पता है दैट सऊदी अरेबिया बहुत रिच और बहुत लैविश कंट्री है। एटलीस्ट हमारे दिमाग में तो यही स्टीरियोटाइप है। और उसके रिचनेस और उसके लेविशनेस का रीजन क्या है? उसके रिचनेस और लेविशनेस का रीजन है ऑयल। बिकॉज सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, ऑयल का एक्सपोर्ट होता है। उसी ऑयल की वजह से सऊदी अरेबिया बहुत रिच है आज की डेट में। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही ऑयल जो आज की डेट में सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, यही आगे चल करके सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि उससे निकलना सऊदी अरेबिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ये बात आप नहीं मानोगे। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम इस वीडियो के अंदर में ये भी समझेंगे कि कैसे पूरे ऑयल वर्ल्ड के अंदर में सऊदी अरेबिया अपनी मोनोपोली होल्ड करता है, कैसे सऊदी अरेबिया ऑयल के प्राइसेस को ऊपर नीचे करता है, कैसे सऊदी अरेबिया इस पूरे ऑयल के प्रोडक्शन का गेम जो है उसको समझ करके उसका प्रोडक्शन ऊपर नीचे करके पूरे दुनिया के मार्केट को होल्ड करता है। ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो के अंदर में समझ में आने वाली हैं। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंस ऑयल पर इतनी ज़्यादा कैसे है। अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट बजट को, तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का 87 बजट जो है वो पेट्रोलियम यानी कि ऑयल के ऊपर खर्चा कर दिया जाता है। कैसे खर्चा कर दिया जाता है? जैसे सपोज ऑयल का एक्सट्रैक्शन होना है तो उसमें खर्चा लगना, उसमें बहुत मशीनरी लगती है। ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनका खर्चा, उनके रहने की जगह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो अपने बजट का 87% एलोकेट कर देती है ऑयल एक्सट्रैक्शन में। और दूसरी चीज़ आप देखोगे, अगर पूरे सऊदी अरेबिया की एक्सपोर्ट अर्निंग्स मतलब जैसे इंडिया टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है, जैसे कारपेट्स बनाता है उसको बाहर की कंट्रीज़ को बेचता है, तो उससे जो पैसा मिलता है उसको एक्सपोर्ट अर्निंग कहते हैं। तो अगर आप सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट अर्निंग का देखोगे हिस्सा, तो उसका 90% जो हिस्सा है वो एक्चुअल में पेट्रोलियम यानी कि ऑयल से ही निकल करके आ रहा है। और कंट्री की जीडीपी देखोगे उसमें भी ऑयल ने 42% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहां से आपको इस पूरे डेटा को देख करके समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल के ऊपर यूजली डिपेंडेंट है पूरे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी। अब आप सबको पता है जब सऊदी अरेबिया में पूरी दुनिया में जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें से सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स सऊदी अरेबिया के अंदर में पाए जाते हैं। और इसीलिए सऊदी अरेबिया इतना रिच और इतना लेविश है क्योंकि वो इन ऑयल रिजर्व्स का एक्सट्रैक्शन करता है, यहाँ से ऑयल निकालता है और उसको बाहर की कंट्रीज में बेचता है ना। अगर आप ऑयल की जियोपॉलिटिक्स को देखोगे तो यहाँ पर कहा जाता है, मैं इसमें रैंकिंग्स आपको नहीं बता रहा हूँ बल्कि जो जियोपॉलिटिक्स है ऑयल की उसमें देखते हैं, उसमें कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करती हैं कंट्रीज उनको कहते हैं बिग थ्री। अब इन बिग थ्री कंट्रीज में कौन आता है? इन बिग थ्री कंट्रीज में आता है यूएसए, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया और रशिया। ये तीनों कंट्रीज आती हैं बिग थ्री में ऑयल की पॉलिटिक्स के अंदर में। अब क्या हुआ, अब आप समझना पूरा ऑयल का गेम कैसे हुआ और सऊदी अरेबिया कैसे मोनोपोली होल्ड करता है इस पूरे ऑयल मार्केट में। देखो, रशिया ने क्या करा, रशिया ने 2022 में यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा, वैसे ही यूएसए और ईयू जैसी कंट्रीज ने क्या किया, यूएसए और ईयू जैसी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर लगा दिए सैंक्शंस कि भाई रशिया का ऑयल जो है, और आप ये बात याद रखना कि रशिया अपना 40% जो ऑयल था वो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वहां पर भेजता था। तो यहां पर यूएसए और ईयू ने मिल करके रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए कि रशिया जो है जितना ऑयल यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को बेच रहा था या यूएसए को भेज रहा था या किसी और कंट्री को भेज रहा था, सब पर रोक लगा दो, कोई भी अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने बहुत कम कर दिया ऑयल खरीदना रशिया से, एकदम समझ लो बैन कर दिया। कई सारी कंट्रीज ने तो बैन ही कर दिया। दूसरी चीज इन लोगों ने क्या करी कि एक तो बैन कर दिया, दूसरी चीज इन्होंने करी कि कहा कि इसके प्राइस पर कैप लगा दो जो बाकी कंट्रीज को ये बेच रहा है। तो जो ऑयल सपोज करो रशिया बेच रहा है $100 का, वो ऑयल अब उसके ऊपर कैप लगा के इन्होंने कह दिया कि आप $60 पर बैरल से ज्यादा पर के प्राइस पर आप नहीं बेच सकते हो। तो यहां पर जब रशिया का ऑयल पूरे मार्केट से हटा, यूरोप और यूएसए के मार्केट से, तो वहां पर ऑब्वियसली एक गैप क्रिएट होगा। हालांकि रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इंडिया और चाइना ने रशिया की हेल्प कर दी और उस पूरे ऑयल को खरीद लिया। तो रशिया जितना प्रोड्यूस तब कर रहा था उतना ही अब कर रहा है, लेकिन अब वो दूसरी कंट्रीज में बेच रहा है उसको। तो यहां पर जो मार्केट का जो गैप क्रिएट हुआ पूरा यूरोप के अंदर में,
यूरोप में, जर्मनी में ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ गई, गैस की कमी हो गई वहाँ पर, क्योंकि उसने अपनी पाइपलाइन भी तोड़ दी थी और जो ऑयल बेच रहा था उसको भी बेचना बंद कर दिया था, मतलब जर्मनी ने खरीदना ही बंद कर दिया था। तो जर्मनी में ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई थी, इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। अब देखो, ये ऑयल का प्राइस सिर्फ ऑयल का प्राइस नहीं होता है, इसके प्राइस से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें होती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जब एक ट्रक है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम यूज़ कर रही है या डीजल यूज़ कर रही है, और उसमें जो भी सामान लेके जाए, सपोज बिस्किट का पैकेट है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ा होता है। तो 5 रुपये अगर बिस्किट का पैकेट का रेट है तो उसमें 1 रुपये शायद वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो अब ये 1 रुपये जब ये बढ़ करके 2 रुपये हो जाएगा तो वही बिस्किट आपको 6 रुपये में मिलने लगेगा। तो ये अफेक्ट डालता है किसी भी कमोडिटी पर ऑयल का प्राइस। तो अब यूएसए को लगा कि यार ये रशिया का तेल जब 40% यूरोप के मार्केट और यूएसए के मार्केट से निकल जाएगा तो ये तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। और सिंपल सी मैथमेटिक्स है इसमें कि जितना ज़्यादा चीज़ होगी, मतलब कि अगर ऑयल ज़्यादा होगा मार्केट में तो ऑयल के प्राइसेस कम होंगे क्योंकि ईजिली मिलेगा, और ऑयल अगर कम होगा तो प्राइसेस हाई होंगे क्योंकि वो ईजिली नहीं मिलेगा। सिंपल सी मैथ्स है। तो यूएसए को ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि यार ये जो पूरा मार्केट है जो खाली होगा रशिया के ऑयल के जाने से, तो उसको फिल अप करने के लिए हमारे पास ऑयल ज़्यादा है नहीं, और जितना ऑयल है वो यूएसए के जो मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व्स हैं वो टेक्सास के अंदर में मौजूद हैं। और यूएसए के पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं टेक्सास में, जहाँ पर वो ऑयल को फ्रोज करके और उसको स्पेयर करते हैं, उसको मतलब रखते हैं अपने पास, एक सिल्ली बना, जैसे बर्फ़ की सिल्ली देखी होगी आपने, ठीक उसी तरीके से जेल का शेप में बर्फ़ की सिल्ली जैसे स्ट्रक्चर बना करके वो ऑयल की शीट्स रखते हैं। तो टेक्सास के अंदर में सारी चीज़ें उन्होंने करी हुई हैं। तो उन्होंने इस मार्केट में जो ऑयल की कमी हुई उसको अपने टेक्सास वाले रिजर्व से के ऑयल से निकाल करके उसको फिलअप करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया कि टेक्सास के अपने जो रिजर्व से उसको खाली करना शुरू किया और उसके ऑयल को मार्केट में डालना शुरू किया, ताकि जो प्राइस ज़्यादा हाई हो रहा है वो ज़्यादा हाई ना हो, कंट्रोल चेक में रहे। पर ये आप कितना दिन करोगे? यूक्रेन और रशिया का वॉर ऑलमोस्ट 2 साल होने को है और अभी तक आपने सैंक्शंस लिफ्ट नहीं किए हैं रशिया के ऊपर से। तो आप टेक्सास के अपने रिजर्व पे कब तक ऑयल निकालोगे? और इनका जो रिजर्व था वो डिप्लीट होना भी शुरू हो गया था। तो यूएसए ने यहाँ पर अपने डियर फ्रेंड मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया कि सऊदी अरेबिया तुम एक काम करो, तुम ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दो और अपने ऑयल वेल्स को और ज़्यादा निकालो। जो एक्टिव, जो डोरमेंट ऑयल वेल्स तुम्हारे पड़े हुए हैं, जो स्पेयर ऑयल वेल्स जिसको कहते हैं, उसमें से तेल निकालना शुरू करो। अब यही बात आती है स्पेयर ऑयल वेल्स की, और इसी को यूज़ करके पूरी अपनी मोनोपोली बना के रखता है सऊदी अरेबिया। अब ये स्पेयर ऑयल वेल्स एक्चुअली में है क्या? अब जैसे आप एक वॉल्केनो देखते हो ना, वॉल्केनो 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो हम 2 की बात करेंगे इसमें। एक एक्टिव वॉल्केनो होता है, एक डोरमेंट वॉल्केनो होता है। अब जो डोरमेंट वॉल्केनो होता है वो ऑलमोस्ट एक्टिव होता है, उसमें आप एक पत्थर मार के भी उस पूरे वॉल्केनो को कभी भी एक्टिव कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से ये स्पेयर ऑयल वेल्स होते हैं। अब यहाँ से सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी आप ज्योग्राफी समझो। सऊदी अरेबिया में ना ऑयल निकालना, मतलब ऑयल का एक्सट्रैक्शन करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। जैसे वेनेजुएला को आप ले लो, वेनेजुएला को आप देखोगे तो वेनेजुएला में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक्सट्रैक्शन करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मशीनरी लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जो ऑयल का प्रेजेंस है वो काफ़ी नीचे है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है ऑयल को निकालने में, एक्सट्रैक्शन करने में, इसीलिए ऑयल महंगा है वहाँ का थोड़ा। सऊदी अरेबिया में यही चीज़ सिंपल है। सऊदी अरेबिया में प्रेशर कम होने की वजह से और ऑयल की जो अबंडेंस है, क्योंकि ऑयल बहुत नीचे नहीं मौजूद है, वो ऊपर ही मिल जाता है, इसलिए ऑयल वेल्स जल्दी मिल जाते हैं। अब इसी ऑयल वेल्स को ये लोग क्या करते हैं, खोज खोज के रखे रहते हैं, सबको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या सबसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं ऑयल, उसी को ये रख करके ढक के रख देते हैं एक तरीके से, उसी को कहते हैं स्पेयर ऑयल वेल्स। अब जो ये स्पेयर ऑयल वेल्स होते हैं, कभी भी इसको यूज़ करके सऊदी अरेबिया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है। तो जो यूएसए ने रिक्वेस्ट किया कि तुम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो और स्पेयर ऑयल वेल्स को एक्टिव कर दो, वो यही चीज़ कहा कि स्पेयर ऑयल वेल्स जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखा हुआ है सऊदी अरेबिया ने, सबको एक्टिव करो और मार्केट में ऑयल लेके आओ। सऊदी अरेबिया ने कर दिया ठीक उसका उल्टा। उसने क्या किया कि जितने स्पेयर ऑयल वेल्स उसके पास थे, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा स्पेयर ऑयल सऊदी अरेबिया के पास हैं, उतने तो थे ही, बल्कि जो एक्टिव थे उनको भी स्पेयर में डाल दिया और मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चले गए। अब जैसे ही ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए, बाकी कमोडिटीज़ के भी प्राइसेस ऊपर गए। जर्मनी में बहुत भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बहुत सारी कंट्रीज़ में आया। तो यूएसए को ये बात समझ में आई, उन्होंने टेक्सास के अपने रिजर्व से और ज़्यादा ऑयल निकाल करके मार्केट को फीड करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर टेक्सास के रिजर्व बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गए और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऑयल को क्यों डिप्लीट कर रहे हो, अपने रिजर्व्स को, कब तक मार्केट में ऑयल को सीड करते रहोगे। ये बात लोग समझ चुके हैं और यहाँ से सऊदी अरेबिया इस तरीके से पूरी ऑयल की मार्केट में अपनी मोनोपोली होल्ड करता है, क्योंकि उसके पास एक तो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं और दूसरी चीज़ उसके पास
पूरे मार्केट को होल्ड करने की कैपेसिटी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अगर दुनिया में आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में देखोगे तो नंबर 1 पे आता है सऊदी अरेबिया। लेकिन वहीं मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यूएसए फर्स्ट पर आता है। अब यहाँ पर एक मामला पेच फंस गया कि यार जब यूएसए इतने ज़्यादा ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर करता है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया क्यों करता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 335 मिलियन पॉपुलेशन है, और ये यूएसए में अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तो है ही चरम पर, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी चरम पे है। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ, एक नहीं 4-4 गाड़ियाँ हैं। अब ये जो इसकी पॉपुलेशन है इतनी बड़ी, यूएसए की 335 मिलियन पॉपुलेशन, ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ऑयल तो खा जाती है यूएसए का खुद ही, और इसकी वजह से यूएसए जो है वो 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। और वहीं सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट यूएसए की पॉपुलेशन की 1/10 है। इसकी वजह से क्या होता है कि सऊदी अरेबिया के पास जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ऑयल नहीं खाती, और इसीलिए सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट पूरी दुनिया का एक्सपोर्टर है ऑयल का, और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा मोनोपोली पूरे मार्केट में होल्ड करता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितनी भी कंट्रीज़ अगर आप देखोगे जो बड़ी मार्केट्स हैं सऊदी अरेबिया की क्या, जितनी भी ऑयल कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनका बड़ा मार्केट देखोगे तो उनके बड़े मार्केट ऑलमोस्ट यूरोप है और एशिया है। अब यूरोप और एशिया इन दोनों की कंट्री, जैसे चाइना है, चाइना ऑलमोस्ट सऊदी अरेबिया से 23% ऑयल मंगवाता है, जापान 15-17% के आसपास मंगवाता है, इंडिया भी मंगवाता है, साउथ कोरिया भी मंगवाता है ऑयल, यूएसए भी 6-7% के करीब ऑयल को मंगवाता है सऊदी अरेबिया से। तो अब इनका जितने भी बड़े कंज्यूमर्स देखोगे, ठीक है, अब सपोज आप एक स्टेशनरी शॉप खोलते हो और आप पेंसिल या पेन बेच रहे हो, ठीक है, पेंसिल, पेन और कॉपी बेच रहे हो, लेकिन जो कंज्यूमर है आपका, जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, हर जगह पर, वही तो ये सारी चीज़ें स्टेशनरी के सामान खरीद रहे हो। अब बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, सपोज करो बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, तो आपकी स्टेशनरी की दुकान तो बंद हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ है, क्योंकि जितने भी ये उसका मार्केट है बड़ा, जो यूरोप और एशिया है, इन सारे मार्केट की जो कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब ने एक प्रण ले लिया है कि साहब हम अपनी पूरी इकॉनमी को, मतलब हम अपने पूरी कंट्री को 2050 तक, साल 2050 तक क्या करेंगे, साल 2050 तक 0% एमिशन होगा हमारी कंट्री में, कार्बन न्यूट्रल कंट्री होगी हमारी। अब कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगी इनकी, तो इनका जो यूज़ है पेट्रोलियम का, मतलब ऑयल का, डीजल का, ये सब यूज़ खत्म हो जाएगा। और जितनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं जो कि लार्जली बेस्ड जर्मनी वगैरह में हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज़, उन सब ने बोला है कि अब हम, आप देख भी रहे हो कि वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना सोर्स को बदल रही हैं, वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं, और ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं या दूसरे सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। यही सऊदी अरेबिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी लार्जली ऑयल यूज़ कर रही हैं, जब ये अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्विच करेंगी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर या इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स पे, सोलर एज अ सोर्स पे, विंड एज अ सोर्स पर, तब सऊदी अरेबिया क्या करेगा? क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो पूरी इकॉनमी है, मैंने आपको दिखाया कि वो पूरी लार्जली ऑयल पर डिपेंडेंट है। अब एक दूसरा मैं आपको फैक्ट बताता हूं, यहां पर ये दूसरा डेटा दिखाता हूं, वो डेटा देख करके आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हो जाएगी। देखो, पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर में 65% जो उनकी पॉपुलेशन है वो है यंग। अब इस यंग पॉपुलेशन में से 65% में से 58% जो उनकी पॉपुलेशन है उसके पास डिग्री है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये डिग्री वाली पॉपुलेशन जो है, दैट मीन्स ये एजुकेटेड यूथ्स हैं इनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में। और तीसरा डेटा ये कहता है कि इन 65% में से 63% जो जनता है वो अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब दो चीज़ हुई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जनता है ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जनता है। इसका दो रीज़न हो सकता है कि या तो ये जो जनता है इसके पास इतना पैसा है, जो हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि इतना पैसा इनके पास कि इनको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि सच भी है। और दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि इनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की सऊदी अरेबिया के अंदर में, और क्योंकि पैसा इनके पास, तो इनको ज़रूरत भी महसूस नहीं होती कि हम दूसरी कंट्री में जा करके जॉब करें या अपनी कंट्री में ही जॉब खोलने की कोशिश करें या कोई बिजनेस करें। ऐसा इनको फील ही नहीं होता है, बिकॉज इन सबके पास ऑलमोस्ट इतना पैसा है कि ये आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। अब इसी में दुबई के एक शेख का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो कैमल पर ट्रेवल करते थे, मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो स्विच हुए और उन्होंने व्हीकल खरीदी पहली, और जो मेरे फादर थे फिर वो मर्सिडीज़ में ट्रैवल करने लगे। मैं भी ऐसे ही किसी रेंज रोवर या लैंड रोवर किसी गाड़ी का नाम लिया कि मैं ट्रैवल इसमें करता हूँ। मेरा बेटा भी हो सकता है कि मर्सिडीज़ में ट्रैवल करे, उसका बेटा हो सकता है और भी महंगी गाड़ी में, रॉयल्स रॉयल्स में ट्रैवल करे, लेकिन उसका जो बेटा होगा वो फिर से कैमल पर ट्रैवल करेगा अगर हम इन सारी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में दूसरा सोर्स खोजना शुरू नहीं किया अपनी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए।
और इसीलिए आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि बहुत विजनरी लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया प्लान निकाला। उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर में ऑयल के अलावा भी और कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ताकि जैसे दुबई में शेख ने किया कि वहाँ पर दुबई में ऑयल के रिजर्व्स एक्चुअली में बहुत कम थे, तो दुबई के शेख उस चीज़ को समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, दुबई को एज अ टूरिज़्म इस्टेब्लिश कर दिया। और आज की डेट में लोग दुबई के अंदर में टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हैं। ऑयल के वजह से उनकी इकॉनमी नहीं चलती, उनकी टूरिज़्म के लिए चलती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया। ठीक वैसे ही मोहम्मद बिन सलमान भी करने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर में। सऊदी अरेबिया के अंदर में मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा, सबसे विजनरी प्रोजेक्ट जो है वो है प्रोजेक्ट नियोम। बिल्कुल सऊदी अरेबिया के बीचों बीच, एकदम डेजर्ट के बीचों बीच 170 किलोमीटर लंबी एक सिटी बना रहे हैं ये। और जो ये 170 किलोमीटर लंबी सिटी होगी, ये सेल्फ सस्टेनेबल सिटी होगी, 0% एमिशन होगा इसके अंदर में, कार्बन न्यूट्रल सिटी होगी। इस सिटी में ना कोई कार होगी, ना कोई बस होगी, कुछ भी चीज़ नहीं होगी। आपको कार और बस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस पूरे सिटी के अंदर में। और ये एक बहुत बड़ा मार्वलस प्लान है उनका। और अगर ये नियोम सिटी सक्सेसफुल हो जाती है तो ऐसी कई सारी सिटीज़ बनाने का प्लान है उनका सऊदी अरेबिया में, ताकि वो जो अपना ऑयल पर डिपेंडेंस है उसको कम करके इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लगा सकें, ताकि ये एक आगे चल करके बहुत बड़ा टूरिज्म का पोटेंशियल बन सके। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी, मोहम्मद बिन सलमान फुटबॉल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फुटबॉल लीग्स नई नई लॉन्च कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर में। और इसीलिए इतने बड़े बड़े फुटबॉलर जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद करके सऊदी अरेबिया की लीग में क्यों खिलवाया जा रहा है, ताकि बाहर से लोग आएँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इतना फैन बेस है, उसको देखने के आएँ, और उसको देखने के बहाने वो कहाँ पर आएँ, सऊदी अरेबिया के अंदर में आएँ। और सऊदी अरेबिया में जब आएँ तो वहाँ पर होटल बुक करें, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं। इस तरीके से एक पूरी इकॉनमी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो फुटबॉल के अराउंड। दूसरी इकॉनमी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड, ताकि जो ऑयल पर उनकी डिपेंडेंस है वो कम हो सके और सऊदी अरेबिया में लोग टूरिज्म के पर्पज से आ सके। तीसरा चेंज उन्होंने करने की कोशिश करी है, तीसरी चीज जो उन्होंने करने की कोशिश करी है, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया का एक स्टीरियोटाइप है, हमारे दिमाग में भी है ना, कि सऊदी अरेबिया में बहुत रेडिकल इस्लाम है और रेडिकल इस्लाम के बहुत सारे नियम होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है आप सऊदी अरेबिया जाओ तो उसको चेंज करने की कोशिश करी है। और इसीलिए जो वहाबिज्म है, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, जो एक रेडिकल इस्लाम का चेहरा है वहाबिज्म, उससे अलग करके उन्होंने एक लिबरल इस्लाम का चेहरा दिखाने की कोशिश करी है दुनिया को। और इससे वो क्या करेंगे कि जो लोगों के मन में स्टीरियोटाइप है सऊदी अरेबिया को लेकर के, उसको चेंज कर देंगे, ताकि लोग हिचके ना सऊदी अरेबिया में एज अ टूरिस्ट कैपिटल की तरह उसको देखें और टूरिज्म की तरह सऊदी अरेबिया में विजिट करें, बिना किसी स्टीरियोटाइप के। तो ये पूरा विजनरी प्लान है मोहम्मद बिन सलमान का, एंड आई होप कि ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी से ट्रांसफॉर्म होकर के दूसरे सोर्सेज पर चली जाए। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।